बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन क्या होती है, इसका पर्पज़ क्या है और ये कैसे बनाते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरह से है, अगर आप इसे रीड कर लें तो इससे काफ़ी समझ आ जाएगी आपको। कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ अ रिपोर्ट विच वी कंपेयर्स द बैंक बैलेंसेस as per company's accounting records with the balance stated in the bank statement. It is normal for a company's bank balance as per accounting records to differ from the balance as per bank statement due to timing differences, outstanding checks, deposits in transit, bank service charges, check printing charges, error on the books, error by the bank, electronic charges on the bank statement not yet recorded on the books, and electronic deposits on the bank statement that are not yet recorded on the books। इसका मतलब ये है कि हम कंपनी में जो अपना बैंक का लेजर बना रहे होते हैं, जैसे जैसे हम बैंक में पेमेंट करते जाते हैं, चेक बनाते जाते हैं, उसे रिकॉर्ड करते जाते हैं। वो जैसे जैसे हमें चेक रिसीव होते हैं वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट होते जा रहे हैं। ठीक है, जो रिसीव हो रहा है उसे हम डेबिट करते जा रहे हैं, जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं उसे क्रेडिट करते जा रहे हैं, साथ साथ हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्रिएट होता जाता है। ठीक है, उसमें अब हमने मंथ एंड पे चेक करना होता है कि बैंक स्टेटमेंट हम मंगवा लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट से हमने अपनी जो है कंपनी की बैंक स्टेटमेंट या कंपनी का जो लेजर है, जो हमारे बैंक का लेजर हमने बनाया, हमारे अगर एक से ज़्यादा बैंक हैं तो हमने तमाम बैंक्स की रिकन्सिलेशन करनी होती है। ठीक है, और उनकी स्टेटमेंट्स मंगवा लेते हैं मंथली। ऑनलाइन एक्सेस है तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप बैंक को रिक्वेस्ट लेटर दे के स्टेटमेंट मंगवा लें और अपना जो है रिकॉर्ड, अपना लेजर उसका ले लें प्रिंट और उसे फिर रिकन्साइल करना है। रिकन्साइल किस तरह से करना है, ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया रिकन्सिलेशन का। यहाँ पे आप कंपनी नेम दे देंगे, ये लिख दिया बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है। अलाइड बैंक की बना रहे हैं तो उसका अकाउंट नंबर, जिस बैंक की भी बना रहे हैं उसका नेम दे दें और अकाउंट नंबर दे दें, क्योंकि एक बैंक के एक से ज़्यादा अकाउंट भी आपके हो सकते हैं। कब तक की बना रहे हैं, एज ऑन, ये है 31 जुलाई तक की है 2019। ठीक है, ये तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब स्टार्ट इसने होना है यहाँ से। फर्स्ट जो है बैंक, ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में आपका नेगेटिव जाता ही नहीं है। ठीक है, ज़ीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव में बैंक नहीं जा देता, वो आपको देगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका फेवरेबल ही आएगा हमें, और आपने ये लिखना लाजमी है इसके आगे, फेवरेबल। ठीक है, ये बैलेंस कौन सा आपने लिखना है, ये बना रहे हैं हम स्टेटमेंट एज ऑन जुलाई 31, 2019, 31 जुलाई 2019 तक की है। तो 31 जुलाई का जो आपका बैलेंस आ रहा है, 31 जुलाई का जो बैंक का बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, आपने वो यहाँ पे ले लिया। इसके बाद हमारा जो लेजर का बैलेंस आ रहा है ना कंपनी का, जो हमने लेजर मेंटेन किया है, जो उसमें जो बैलेंस आ रहा है हम क्लोजिंग बैलेंस, वो हमने यहाँ पे ले लिया। ये आपने क्लोजिंग बैलेंस लेने हैं, बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस ले लिया और लेजर का भी। लेजर का मेरा नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ पे फेवरेबल की बजाय अनफेवरेबल लिखना है आपने। ठीक है, अनफेवरेबल है कि ये नेगेटिव में चला गया, बैंक का तो नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा कंपनी का नेगेटिव में जा सकता है। वो कैसे, कि बैलेंस हमारे पास था नहीं, हमने चेक इशू कर दिए। ठीक है, हाँ, जिसे हम पीडीसी भी बोलते हैं, कि पोस्ट डेटेड चेक्स हमने दे दिए, या 3-4 दिन हफ्ते के आगे डेट डाल के कि यार ये हमारे पास पेमेंट आएगी तो ये हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं भी है तो हम चेक इशू कर देते हैं। जब उसकी एंट्री डालेंगे तो ज़ाहिरी बात है तो बैलेंस फिर नेगेटिव में चला जाएगा। उसके लिए आपने यहाँ पे लिख देना है अनफेवरेबल। आपने जो ट्रांजैक्शन कर दी हैं, ठीक है, उसके बाद जो आपका 31 जुलाई का
जो लेजर का आपका बैलेंस आ रहा है आपने वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये 2 स्टेप हो गए। पहला आपने लिख दिया बैंक स्टेटमेंट में जो आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, दूसरा जो आपके लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो लिख दिया आपने। ये हो गया क्लियर यहाँ तक। इसके बाद आपने करना क्या है कि दोनों स्टेटमेंट रख लेनी है सामने, उसमें से देखना है कि जो जो ट्रांजैक्शंस मैच हो रही हैं, जो जो ट्रांजैक्शंस मैच मतलब दोनों में जो शो हो रही हैं, जो हमने चेक किए, इशू किए, जो हमने चेक वो बैंक स्टेटमेंट में क्लियर हो रहे हैं, वो आपने टिक करते जाना है। ठीक है, जो जो चेक इशू कर दिए और बैंक स्टेटमेंट में वो शो हो रहे हैं, वो क्लियर हो रहे हैं, तो वो आपने ओके करते जाना, उन्हें टिक कर दें। एक स्टेप हो गया। अब जो जो चेक आपने रिसीव किए वो भी बैंक में अगर शो हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो रहे हैं, तो वो भी आपने टिक कर देने हैं। मतलब जो ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड किए हैं अपने लेजर में, वो बैंक से टैली करनी है इस तरह से कि वो बैंक से जो जो ट्रांजैक्शन मैच हो जाए दोनों तरफ उसे टैली करते जाएं, अपने लेजर में भी और बैंक के स्टेटमेंट में भी। लेकिन बैंक स्टेटमेंट को ये रिकन्सिलेशन करने से पहले उसकी कॉपी कर लें, ओरिजिनल पे ये वर्किंग ना करें, ये कॉपी पे करें। अच्छा, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन अब मैच नहीं करेंगी उसे हम स्टेटमेंट में, ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में शो करते हैं। दोबारा से सुन लें कि जो जो ट्रांजैक्शन मैच कर गई हैं वो तो हमारी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्डेड थी, जो मैच कर गई वो तो ओके हो गई। अब मसला उनका है जो मैच नहीं कर रही, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये बैंक के साथ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बैंक में बैलेंस कुछ हो रहा है और हमारे लेजर में कुछ हो रहा है। उसकी जो रीज़न्स हैं वो हमने यहाँ पे शो करनी है। उसे हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, कि उसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से हमारा जो कंपनी का जो लेजर है वो बैंक से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अब उसमें जो जो वजूहात हो सकती हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं। उसमें ये अगर कोई किसी कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी आपको, ठीक है, या उसने चेक डिपॉजिट करवा दिया, आपको बताया नहीं, आपको इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि बैंक में आपके पास पेमेंट आ चुकी है, ठीक है, एडवांस पेमेंट कस्टमर ने आपको कर दी है, लेकिन आपके नॉलेज में नहीं है जी कि उसने पेमेंट कर दी है। ठीक है, अगर एडवांस नहीं भी की या उसने पेमेंट आपको करनी थी, ड्यू थी, तो भी अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया तो ज़ाहिरी बात है आपके लेजर में उसकी ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड नहीं होगी, तो वो डिफरेंस उसका आएगा। ठीक है, वो डिफरेंस आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि ये बैंक में ट्रांजैक्शन आ रही है, मेरे पास नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। आपके पास नहीं आ रही ना, बैंक में आ रही है, ठीक है, तो अब आप ऐड करेंगे तो वो मैच करेगी। ठीक है, पहले आपने रिकॉर्ड नहीं की थी तो अब रिकॉर्ड करें। अब आपने यहाँ पे शो कर देना जी डायरेक्ट डिपॉजिटेड टू बैंक, और आई कहाँ से है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन सी पार्टी है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में उसका चेक नंबर वगैरह शो हो रहा है, किस डेट को आई है, अमाउंट कितनी थी, ये सारी आपने शो कर दी। इसके बाद आ जाते हैं जी अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स वो हैं जो हमने इशू कर दिए पार्टी को, उसमें पीडीसीज भी हो सकते हैं, पोस्ट डेटेड चेक्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, या पार्टीज़ को हमने लास्ट डेट में जाके इशू किए हैं, उन्होंने वो डिपॉजिट करवाए हैं, तो ज़ाहिर बात है उस बैंक भी 2-3 दिन ले लेता है, तो वो हमने अपने लेजर में एंट्री रियल टाइम में डाल दिया उसकी। ठीक है, ये 2 मैंने 31 जुलाई को किए थे, ये एक जो है मैंने ये 21 जुलाई को किया था, तो ये भी रुकवा दिया मैंने चेक के अभी ये डिपॉजिट ना करवाएं, पेमेंट इशू की वजह से आप कह लें। ठीक है, कि पार्टी को मैंने कॉल कर दी। ये मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि इस तरह से होता है कि पार्टी को मैंने कॉल कर दिया कि यार ये चेक अभी डिपॉजिट ना करवाएं, पेमेंट नहीं है, तो जैसे ही पेमेंट आती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये होल्ड कर लें। जी, मैंने ट्रांजैक्शन अपनी तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, तो उसके पास अभी चेक पेंडिंग है, उसने डिपॉजिट नहीं करवाया क्योंकि मैंने रिकवा दिया। तो अब ये जो है अनप्रेजेंटेड चेक्स मैंने माइनस कर दिए थे, अभी बैंक से माइनस नहीं हुए। ठीक है,
तो हम इस स्टेटमेंट में उसे शो करेंगे। ये ऐड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ऐड में आ रहे हैं। ये देखें, पहला जो हो गया डायरेक्ट डिपॉजिट तो बैंक वो ऐड हो गया। दूसरा अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हमने इशू कर दिए थे लेकिन बैंक से अभी क्लियर नहीं हुए, वो मैंने इधर दोबारा से ऐड कर दिए हैं कि इस वजह से फ़र्क आ रहा है। ठीक है, प्लस हमारा अगर सेविंग अकाउंट है तो बैंक उसमें हमें कोई प्रॉफिट देता है। ठीक है, वो हमारे अकाउंट के हिसाब से कि उसमें कितनी पेमेंट है, कितनी अमाउंट रही है, उसमें क्लोजिंग बैलेंस डेली का वो देखता है। उस हिसाब से वो मंथली उसमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देता है। तो हमें जो मंथली प्रॉफिट मिला, ये जोन हम करते हैं कि 15,000 उसने प्रॉफिट दिया है। तो ये भी हमारा, हमें नहीं इसका पता था, बैंक स्टेटमेंट आई है तो हमें पता चला कि यार ये जो है बैंक ने प्रॉफिट दिया है हमें। तो ये भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लेस की तरफ आ जाते हैं कि जो जो चीज़ें माइनस होनी हैं, जो जो बैंक में ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं हमारे पास नहीं हो रही। अच्छा, ये वाली देखें, ये वाली बैंक की, ये हमारे जो है बैंक स्टेटमेंट में डिपॉजिट साइड पे शो हो रही है। ठीक है, डिपॉजिट साइड पे, लेकिन हमारे पास ये नहीं शो हो रही क्योंकि उसने इन्फॉर्म नहीं किया, तो हमने भी डिपॉजिट पे ले गई। ठीक है, जो डिपॉजिट साइड पे जा रही है वो हम ऐड पे ले लेंगे। और ये हम अनप्रेजेंटेड चेक्स हम लेस कर चुके थे, तो बैंक में तो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो ये भी ऐड साइड पे आ जाएंगे। इसके बाद प्रॉफिट भी हमारे जो बैंक में डिपॉजिट साइड पे आ रहा है, तो ये भी हम ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है, अब जो जो बैंक से निकल रहा है, जो जो माइनस हो रहा है, ठीक है, वो हमने अब माइनस करना है, इस यहाँ पे माइनस शो करना है। ठीक है, जो जो माइनस हो रहा है बैंक से हमारी स्टेटमेंट में, हमारे लेजर में अभी तक नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे अब शो करना है। अच्छा, फाइनेंशियल चार्जेस। अच्छा, इसमें मैं बता दूं कि कैटेगरीज होती हैं, वो आपने अलग अलग ही करनी है उसे। फाइनेंशियल चार्जेस वो हैं जो आपके एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, फाइनेंशियल चार्जेस का एक अलग हेड है, उसमें आपने इन चार्जेस को शो करना होता है। ठीक है, अगर आपको बैंक स्टेटमेंट से इन चीज़ों का पता चलता है, आपको आइडिया तो होता है कि इतने चार्जेस होंगे, लेकिन कंफर्म आपको बैंक स्टेटमेंट से ही होता है। उसके एलसी, अगर आप एलसी पे काम कर रहे हैं तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग चार्जेस होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई परचेज़ की है थ्रू एलसी, ठीक है, तो उस पे अगर आपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं करवाए, आपने पेमेंट बैंक ने पार्टी को कर दी है, अभी आपने पेमेंट बैंक को नहीं की, तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह भी आपको लगता है। इंटरेस्ट चार्जेस आपको पड़ जाएंगे। ठीक है, जब तक आपने पेमेंट बैंक को करेंगे, डॉक्यूमेंट्स लेंगे, फिर आप अपनी शिपमेंट क्लियर कराएंगे, ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन इसमें चार्जेस जो हैं वो स्टेटमेंट में आपकी आ जाएंगे। एलसी ओपनिंग चार्जेस हैं, ये एलसी क्लोजिंग चार्जेस हैं, ये इंटरेस्ट चार्जेस जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है आपसे। इसी तरह से चेक डिसऑनर चार्जेस हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ है, हर कंपनी का अपने हिसाब से होता है, जिस तरह का वो बिज़नेस कर रहा है उसे उसी तरह के चार्जेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हैं, ये मैंने सैम्पल बेस पे डाटा लिया है। ठीक है, आप अपनी कंपनी के हिसाब से आपने एज़ पर एक्चुअली देखना है। इंटरेस्ट चार्जेस हो जाएंगे, चेक डिसऑनर चार्जेस। अच्छा, चेक डिसऑनर चार्जेस ये बैंक बाज़ औक़ात आपको बेवकूफ़ भी करता है, अगर आप बैंक को बिज़नेस दे रहे हैं तो इस तरह के चार्जेस वो नहीं लेते। ठीक है, तो इस तरह से अदर चार्जेस जो हैं और एलसी ओपनिंग क्लोजिंग चार्जेस, इसमें भी वो बैंक जो है वो कम कर देते हैं। वही आपका है कि आप बिज़नेस कितना दे रहे हैं, बैंक उस हिसाब से होता है। चेक डिसऑनर चार्जेस, ठीक है, इसमें ये पॉसिबिलिटी अगर वो कर रहा है तो आपने इसको भी माइनस करना है। चेक बुक चार्जेस हैं, इसको भी आपने देख लेना है कि अगर चेक बुक ली है आपने, उस पर अगर बैंक ने चार्जेस लिए हैं, तो कंपनी के अकाउंट में जो है, अगर वही बात है बिज़नेस दे रहे हैं तो ये चार्जेस बैंक स्टेटमेंट चार्जेस जैसे, और बैंक ये चेक बुक चार्जेस, चेक डिसऑनर चार्जेस तक भी वो वेव ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपकी स्टेटमेंट में शो हो रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है आपने इसे फाइनेंशियल चार्जेस में लेना है। तो ये फाइनेंशियल चार्जेस आपने अलग कर लेने हैं। ठीक है, और विद होल्डिंग टैक्स को आपने अलग कर लेना है। विद होल्डिंग टैक्स क्या है, अब प्रॉफिट पे
यहाँ पे जो रेट चल रहा है पाकिस्तान में, जो उन प्रॉफिट जो सेविंग अकाउंट है हमारा, जो प्रॉफिट हमें मिला है उसका 10% जो है बैंक टैक्स भी विद हेल्ड कर लेता है, और ये एडजस्टेबल होता है एनुअल टैक्स में, जो है एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में ये एडजस्ट हो जाता है। हमने इसकी डिटेल को अलग ही रखना होता है। यहाँ पे भी मैं अलग ही शो कर रहा हूँ कि विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट है, ठीक है, 10% ये यहाँ पे आ गया, और ये विद होल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉल है, हमने जितना भी कैश विड्रॉल करवाया। हाँ, अब जो है पाकिस्तान में तो इस तरह से है कि अगर फाइलर है तो कैश विड्रॉल पे टैक्स नहीं है, विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है, लेकिन अगर वो दोबारा से भी लगा सकते हैं, अगर फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में अगर वो कोई नॉन फाइलर है या इनएक्टिव है तो उसको जो है वो 50,000 प्लस अगर वो कैश विड्रॉल करवाता है तो उस पे चार्जेस होंगे 0.6%, ठीक है। फाइलर के लिए 0.3 थे लेकिन अब नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे शो कर दी हैं कि इन फ्यूचर हो सकते हैं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो हों तो आपने अलग से इस तरह से ले लेने हैं, विद होल्डिंग टैक्स लिख देना है, और जो प्रॉफिट पे कटा है उसे अलग कर लें, जो कैश विड्रॉल पे हुआ है उसे अलग कर दें। तो ये इस तरह से आपने इसे कर देना है। अब मैं यहाँ से करना है क्या है, ये सारा करने के बाद अपने लेजर के मुताबिक हमने देखना है ना, बैंक की स्टेटमेंट में बैंक का तो बैलेंस आ रहा है, ऊपर चले जाएँ इसे इक्वल टू, इसके यहाँ पे हम फार्मूला इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जाके अब देखें ये आ रहा है हमारा नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। ये क्यों आ रहा था, अब जो जो हमने प्लस माइनस किया उसे वैसे ही कर देना है, ठीक है। ये फर्स्ट अमाउंट हमने ले ली अपने लेजर की, अपने अमाउंट ले लेनी है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक ये सारा हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट वाली अमाउंट नहीं लेनी, वो सिर्फ आपने शो किया है कि इतना बैंक का बैलेंस आ रहा है, हमारा ये है, उसमें डिफरेंस क्यों है, वो जो जो शो किया है, जो जिसे जिसे प्लस किया उसे प्लस करें, और जिसे माइनस किया आपने उसे माइनस करें। ये देखें यहाँ पे अब प्लस कर दें, ये जो अमाउंट है जो कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवाई है, ठीक है, प्लस कर दें अनप्रेजेंटेड चेक्स को, ठीक है। ये हमने माइनस किए थे पहले लेकिन बैंक से अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो आप दोबारा से यहाँ पे ऐड करके शो करवाएं, प्लस कर दें, सॉरी, ये 15,000 प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऐसे देंगे, यहाँ तक आपने ऐड करना था। इसके बाद माइनस कर दें यहाँ पे फाइनेंशियल चार्जेस को, ठीक है। उसके बाद माइनस कर दें ये जो आ रहा है विद होल्डिंग टैक्स को, ठीक है। फाइनेंशियल चार्जेस आपके एक्सपेंस हैं, ठीक है, कंपनी के लिए, और जो विद होल्डिंग टैक्स है ये आपका एसेट है, करंट एसेट, ये आपकी टैक्स में एडजस्ट होना है, तो इसकी जो है टाइप का भी आपको पता होना चाहिए कि है क्या। अच्छा, ये देखेंगे यहाँ पे, अब ये सारा प्लस माइनस करने के बाद हमारा ये जो बैलेंस है ये बैंक से टैली कर गया 6,10,281, और जो टॉप पे बैंक का बैलेंस आ रहा है 6,10,281। अगर आप सही तरह से करेंगे रिकनसाइल जैसे मैंने बताया तो आपका रिकनसाइल हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि बाज़ औक़ात होता है कि आपने ट्रांजैक्शन गलत कर दिया है, कोई ज़ीरो कम या ज़्यादा डाल दिया, इसको भी आपने देख लेना है, दोबारा से वो ट्रांजैक्शन उस चेक को ओपन करके, ठीक है ना, देख लेना है कि यार मैंने ट्रांजैक्शन तो नहीं की। ये हो जाता है कि आपने गलत कर दी वो ट्रांजैक्शन, कहीं पे कुछ ज़ीरो का भी फ़र्क डाल दिया तो वो आप जो है ना वो मैच नहीं करेगा और जल्दी उसका पता भी नहीं चलता, तो वो आपने उस चीज़ को ज़रा देख लेना कि इस तरह का भी हो सकता है। बैंक में गलती कम होती है लेकिन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मैं भी इस एक्सपीरियंस से गुज़रा हूँ कि बैंक में अगर मैंने पेमेंट करवाई है 2,25,000, ठीक है, तो उन्होंने उसे 22,500 ही ले लिया, ठीक है। तो इस तरह के हालात हो जाते हैं कि गलती हो जाती है इंसान से, अगर ज़ीरो का भी आप फ़र्क डालेंगे तो आपका रिकनसाइल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपका मैच ना करे तो आपने देख लेना है कि आपने अपनी ट्रांजैक्शन को दोबारा से देखें कि ठीक ही है, कहीं पे कोई गलती तो नहीं की। इसी तरह से आपने बैंक को भी देख लेना है कि बैंक हमने जो चेक इशू किए हैं बैंक वही कर रहा है आपकी स्टेटमेंट में, जिससे ठीक है ना, विड्रॉल जो हो रहे हैं वो सेम अमाउंट हो रही है। इन चीज़ों को आपने लाजमी देखना है, और चार्जेस को भी आपने देख लेना है कि बैंक जो है चार्जेस वो ज़्यादा तो नहीं डिडक्ट कर रहा, ठीक है, जो रेट डिसाइडेड है उसी रेट पे हैं। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी, जहाँ पे इशू है तो उसे आपने हाईलाइट कर देना। ये तो होगी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, लेकिन अभी यहाँ तक काम कंप्लीट नहीं हुआ।
ये बनाने के बाद काम शुरू होता है। वो क्या है जी? वो ये है कि अब आपने एंट्री कौन कौन सी करनी है, ठीक है, अपने लेजर में अब आपने एंट्रीज भी तो करनी है ना। अब नंबर 1 पे जो एंट्री होगी वो आपकी इस अमाउंट की होगी। मैं यहाँ पे नंबर 1 जो ये कर देता हूँ 1, ठीक है, इसकी आप एंट्री करेंगे। नंबर 2 पे आपने जो एंट्री करनी है वो है प्रॉफिट की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने नंबर 2 नहीं डाला। वो क्यों नहीं डाला, आप समझ लें इस चीज़ को। ये चीज़ है समझने वाली। स्टेटमेंट आपने रिकन्सिलेशन बना ली। बहुत से जो हैं दोस्त इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट भी इसी तरह के थे कि वो रिकन्सिलेशन बनाने के बाद दोबारा से अनप्रेजेंटेड चेक्स की लेजर में एंट्री डाल देते हैं, ठीक है। तो वो ऑलरेडी आप एंट्री कर चुके हैं। अगर ये दोबारा से करेंगे तो वो डबल हो जाएगी। अनप्रेजेंटेड चेक्स को ये सिर्फ रिकन्सिलेशन हमने बनाई है कि ये शो कर रहे हैं कि भाई ये अनप्रेजेंट है, इस एंटर हम कर चुके हैं। आपने दोबारा से इसकी एंट्री नहीं करनी। आपने दोबारा से इसकी एंट्री अपने लेजर में नहीं करनी, ठीक है। आपने जो एंट्री करनी है, जो एंट्री नहीं की, ठीक है, जो पेंडिंग है, जो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही है अभी तक आपने एंटर नहीं की, तो आपने सिर्फ उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। नंबर 1 पे आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। नंबर 2 पे जो एंट्री हमने हमारी पेंडिंग है ये हम कर चुके हैं जी। अनप्रेजेंटेड चेक्स की अनप्रेजेंट है, सिर्फ हमने शो करवा दी, एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे आ गया प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमसे बैंक से प्रॉफिट मिला हम उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री आप यहाँ पे किस तरह से करेंगे आपको पता ही है। जैसे सिंपल एंट्री आप करते हैं जी, बैंक डेबिट करके कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे, उसका बैलेंस जो है एडजस्ट हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट की भी इसी तरह से आप, ठीक है, अदर इनकम को, ठीक है, बैंक को डेबिट करके अदर इनकम को कर देंगे क्रेडिट। फाइनेंशियल चार्जेस इसी तरह से है। फाइनेंशियल चार्जेस को आप जो है एक्सपेंसेस आपके, उसको डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये है इसे दे देता हूँ वोचर नंबर 3, ठीक है जी। वोचर नंबर 3 में ये आ गया आपके फाइनेंशियल चार्जेस, ये हिट होंगे, ये डेबिट हो जाएंगे यहाँ पे, और बैंक आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। एंट्रीज आप समझ रहे हैं ना। फर्स्ट पे आपका बैंक डेबिट हो के कस्टमर क्रेडिट हो रहा है। सेकंड एंट्री में भी बैंक डेबिट हो रहा है और अदर रेवेन्यू जो है आपका जनरेट हो रहा है, तो वो क्रेडिट हो रहा है। थर्ड एंट्री में फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट हो रहे हैं, ठीक है, और बैंक क्रेडिट हो रहा है क्योंकि बैंक यहाँ पे कम हो रहा है आपका। और नंबर 4 पे ये है नंबर 4, ये आपने 4 वोचर, ये 4 एंट्री आपने डालनी है। नंबर 4 पे आपका जो बैंक है ये कम हो रहा है, ठीक है, बैंक को क्रेडिट कर देना है। और डेबिट है आपने किसको करना है, विद होल्डिंग टैक्स को, विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपने अलग अलग अकाउंट बनाया है तो दोनों को अलग अलग कर दें। वैसे अलग अलग ही होता है कि विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट को डेबिट करें 1500 के साथ, ठीक है। ये इसकी टाइप जो होगी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि करंट एसेट है, ठीक है। विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट इसको डेबिट करेंगे 1500 के साथ। विद होल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉल को डेबिट करेंगे 300 के साथ, और बैंक को क्रेडिट कर देंगे 1800 के साथ, ठीक है। अब आपका बैंक से मैच करेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको क्यों नहीं करेगा। अब जो है आपका जो है डिफरेंस वो इस अमाउंट का, ये जो ऊपर आ रही है 8,60,000, ये चेक आपके अनप्रेजेंटेड है, ठीक है। इसका और आपका बैलेंस जो है बैंक में बैलेंस जो आ रहा है वो 6,10,000 आ रहा है, ठीक है। आपकी जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं वो 8,60,000 के हैं। तो आपका जो बैंक से जो डिफरेंस रहेगा आपके बैलेंस का वो ये रहना ही रहना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे मैं आपको आपके जो हैं अकाउंट उसको प्लस करके दिखा देता हूँ।
यहाँ पे कर लेते हैं जी। ये आपका अकाउंट है, ये बैलेंस आ रहा है। इसमें फर्स्ट जो आप एंट्री डालेंगे, नेगेटिव में बैलेंस था आपका, इसमें प्लस का आप कर देंगे 1 लाख को, फिर आप प्लस करेंगे 15,000 को, ठीक है, यहाँ तक क्या है। फिर आप माइनस करेंगे 1,58,000 को 344, फिर आप माइनस करेंगे 1,800 को। तो अभी जो है बैलेंस आपका नेगेटिव में 249,719 ये अनफेवरेबल में ये इतना बैलेंस आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने जो है चेक जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट के इशू किए हुए हैं। जब तक आपके पास कोई पेमेंट नहीं आ जाती कहीं से, ठीक है, आपका बैलेंस नहीं बढ़ता, आपका ये बैलेंस नेगेटिव में रहेगा इतना, ठीक है। हाँ, जब आपके पास पेमेंट आएगी आप ये चेक क्लियर करवा देंगे तो ये जस्ट यहाँ से रिमूव कर देने हैं। नेक्स्ट जो आप रिकन्सिलेशन बनाएंगे तो ये चेक यहाँ से सिर्फ रिमूव करने हैं आपने, ठीक है। अगर कोई और अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं तो इनकी जगह वो ले लेंगे, नहीं है तो ये जस्ट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और वही जो मैंने बताया आपको कि जो मैच हो रहे हैं वो ठीक हैं, जो मैच नहीं होंगे वो आपने यहाँ पे प्रेजेंट कर देने हैं। और जिनकी एंट्री पेंडिंग है, जो नहीं की थी आपने, वो आपने कर देनी है। इसको आपने दोबारा से देख लेना है कि ये बास जो हैं दोस्त वो अनप्रेजेंटेड चेक्स की एंट्रीज फिर से कर देते हैं। तो ये इस तरह से नहीं करनी, आप पहले कर चुके हैं इसकी एंट्री, नहीं तो डबल फैक्ट चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये है हमारी रिकन्सिलेशन कंप्लीट हो जाएगी एंट्रीज डालने के बाद। फिर कोई आपकी पेमेंट आती है तो उसे एडजस्ट करें, उसे डेबिट या क्रेडिट। जब पेमेंट आ रही है डेबिट करेंगे तो आपका बैलेंस पॉजिटिव में चला जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव में जाए तो यहाँ पे आप फिर नेक्स्ट उसे अनफेवरेबल की बजाय फेवरेबल कर दें। इस तरह से होती है जी रिकन्सिलेशन। लेकिन ये जैसे आपने एंट्रियाँ डालते जाना है, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। इसको आपने छेड़ना नहीं है, इसको इसी तरह से प्रिंट ले लेना है और इसको प्रेजेंट कर देना है अपने मैनेजमेंट को कि ये चीज़ें हैं जी, ये रिकन्साइल मैंने किया है और ये एंट्रियाँ, ताकि आपको पता चले कि रिकन्साइल आपने किया क्या है और आपने कौन कौन सी एंट्री डाली है, ठीक है जी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि बैंक रिकन्सिलेशन हम कैसे बनाते हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे वो कमेंट करे, तो मैं इंशाल्लाह उसे क्लियर कर दूंगा। जो भी कन्फ्यूजन होगी किसी दोस्त को, किसी स्टूडेंट को हो, तो मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।